अब बजट कल नहीं बल्कि 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है और अब भी हुकूमती वुज़रा खुद कह रहे हैं कि इम्कान है। वफाकी हुकूमत अभी तक सूबों को एनएफसी के तहत अपने हिस्से में कमी या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ वफाक के बजाय सूबों को मुंतकिल करने पर नहीं मना पाई है। IMF को भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने या फिर सुपर टैक्स में कमी पर नहीं मना पाई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबे के हिस्से में से 1200 अरब रुपए अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के फोरम से मकसद हासिल नहीं किया जा सकता और इसके लिए लीगल कवर दरकार होगा। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक ने पंजाब असेंबली के जराये से खबर दी है कि पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे वफाक IMF के अहदाफ पूरे कर सकेगा। मगर अभी तक इतलात यही है कि वफाक और सूबे एक पेज पर नहीं है, यानी खैबर पख्तूनख्वा तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बजट के मामलात अब तक क्यों नहीं तय पा सके हैं, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, बात द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर से। इसके अलावा माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल और अम्मार हबीब खान हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेहताब हैदर साहब, जो IMF का मामला है उस पर बाद में आएंगे, पहले ये जो हुकूमती इत्तेहादियों का मामला है और सूबों का मामला है, क्या यही वजह है कि बजट बार बार डिले हो रहा है और अभी भी जुम्मे को इम्कान ही है, हतमी नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये अनप्रेसिडेंटेड है और पिछले 30 सालों से मैं बजट जो है वो कवर कर रहा हूँ। ये पहली दफा हो रहा है कि 2 दफा बजट की डेट दी गई और उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया। पहले तो आपको याद होगा कि 5 जून को ये कहा गया कि बजट की अनाउंसमेंट होगी, फिर 10 जून की डेट आई, अभी दोबारा से 12 जून की डेट है। एक मिनिस्टर का मैंने ट्वीट जरूर पढ़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 12 जून को जो है वो बजट पेश होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफा है कि इस हुकूमत चौमुखी किस्म की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। एक तरफ तो इंटरनल कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल में वो उन्होंने काफी सारी कवर कर ली क्योंकि डार साहब की सरबराही में मुतअद्दिद कमेटीज बनाई गई। अच्छा, उसके बाद जो है जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ मामलात जो है वो तय नहीं हुए। कल रात को आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और बाकी चीजों के बारे में जो मेजर कोलिशन पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको एतमाद में लिया गया। लेकिन उसी तरफ कल ही मुजम्मिल असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हुकूमत चाहती ये है कि जो NFC में सूबों का शेयर है वो पिछले साल उसको फ्रीज कर दिया जाए, जितना पिछले साल मिला था, जो एडिशनल इस साल मिलना है वो उनसे कहा जाए कि वो ना दें। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए लीगल अमेंडमेंट या सूबों के दरमियान एक कंसेंसस जो है वो इवॉल्व किए बगैर नहीं हो सकता। तो ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें हुकूमत एक तरफ तो ये कोलिशन पार्टनर और जो इंटरनल मसाइल हैं वो नहीं हल हो सके, जब इंटरनल चीजें लॉक नहीं हो सकी तो उसके नतीजे में आपको पता है कि बजटरी नंबर्स तो IMF के साथ बाय एंड लार्ज एग्रीड है। लेकिन हाउ टू अचीव दोज नंबर्स, कैसे जो है वो हुकूमत ने अगले माली साल के दौरान 15,268 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है और नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपको पता है 1727 है अगले माली साल के दौरान। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी बुनियाद पे IMF के साथ भी मामलात उस तरह से तय नहीं हो सके। अब 12 को हुकूमत कह रही है कि बजट है, लेकिन कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल्ड है जो कि पहले 9 को थी, अब 10 जून को है, वो रखी जा रही है। तो देखना ये है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होगी तो फिर एक्सपेक्टेड है कि 12 जून को ही बजट पेश होगा। और मोहम्मद सुहेल साहब, कल ये खदशा था कि कहीं जंग दोबारा ना शुरू हो जाए, जिस तरीके से इसराइल और ईरान के दरमियान तबादला हो रहा था मिसाइल्स का, मगर उसके बाद ट्रंप ने यकीन दहानी कराई, दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। WTI क्रूड $90 फी बैरल से नीचे था, इस वक्त तो ब्रेंट भी $90 की सतह को टेस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम बाद। मगर उसके बावजूद मार्केट आज सुबह खुल के 2000 पॉइंट्स प्लस गई, मगर फिर हमें नजर आया कि मार्केट में रेजिस्टेंस आ गई। क्या ये बजट की वजह से ही है, यही अनसर्टेनिटी है जो जिसने आज मार्केट को भी रोका, या कुछ और वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टॉक मार्केट 3 चीजों को देख रही है। एक तो बजट को देख रही है, बट बजट से ज्यादा जिस तरह आपने कहा कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहमियत रखती हैं। और तीसरी भी एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से या 2-3 महीनों से कि जो मिडिल ईस्ट, खास तौर पर जो दुबई पैसा जाता था, वो पैसा जो है वो पाकिस्तान की मार्केट्स में आ गया है, स्टॉक मार्केट समेत प्रॉपर्टी मार्केट में। तो इसलिए
कोई भी बुरी खबर होती है तो मार्केट गिरती कम है, मगर थोड़ी सी भी उम्मीद की लहर पैदा होती है तो मार्केट रिकवर ज्यादा कर जाती है। तो ये जो मेहताब साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले हो रहा है बजट, मेरे ख्याल में मार्केट तो उसको पॉजिटिव ले रही है इस सेंस में कि पहली दफा सुकून को भी बेल्ट टाइटनिंग के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले आज से 10 साल पहले आईएमएफ को ये पता भी नहीं था कि प्रोविंस का बजट में खसारा हो रहा है, वो सिर्फ फेडरेशन को ही फोकस करता था। अब आईएमएफ ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंसेस को भी ना सिर्फ सरप्लस का कहा है, बल्कि उनको प्रेशर है कि वो अपनी शेयरिंग को भी कम करें। तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिव ले रही है कि अगर फेडरेशन के पास ज्यादा पैसा आएगा, और ऑलरेडी पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में जो बेल्ट टाइटनिंग की है 8% फिस्कल डेफिसिट से 4% तक ले आए हैं, तो अगर थोड़ा सा भी सूबों का शेयर अगर फेडरेशन को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाला बजट शायद इतना बुरा ना हो, बल्कि थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और सैलरीड क्लास के लिए पॉजिटिव हो जाए, अगर सूबे अपना कुछ हिस्सा फेडरेशन को देने पे राजी हो जाते हैं। और अमर, ऑब्वियसली सूबे रेजिस्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वफाक का ये कहना क्या तो आप बीआईएसपी सूबे ले लें, या फिर जो आपका शेयर है उसे कम कर लें, या फिर कुछ टैक्सेस पीडीएल की तरह डिविजिबल पूल में ना जाएं, उन्हें अलग कर लिया जाए, ये जायज़ है वफाक का ये कहना? जी जी, बिल्कुल जायज़ है। ये देखें, अगर हम देखें ना, जो भी हमारा बजट आता है, जो भी रिसीट होती है, 100 रुपये अगर हुकूमत कमाती है तो उसमें से तकरीबन 57.5 जो है वो तो सूबों को चले जाते हैं। तो कोई रूम ही नहीं बचता, इसीलिए आपके इतने टैक्स रेट भी बढ़ गए हैं, आपके सैलरी टैक्स रेट भी इसलिए ज्यादा हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने बोरो करके करना होता है। पिछले 8-10 साल में जो आपने करा है बोरो कर ये हाल हो गया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना ज्यादा बढ़ गया आपका, वो इसी वजह से हुआ है। बिस जो है तकरीबन 800-850 अरब रुपए है। पावर की जो सिर्फ सब्सिडी है मुख्तलिफ डिस्कोस की, आप सिंध के डिस्को ले लें, बलूचिस्तान के ले लें, केपी के ले लें, ये अच्छी खासी इनकी को 250-300 अरब रुपए तो सिर्फ इनके जो लॉसेस है उनको कवरेज में जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सूबे इंप्रूव कर सकते हैं, सूबे ले सकते हैं, मगर वो नहीं करते। अभी सूबे को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ उनको स्पेंडिंग है, वो स्पेंड करते हैं और वो स्पेंड करते रहते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेशन को उनको कोई टारगेट नहीं। आई थिंक अभी टाइम आ गया कि सूबे अकाउंटेबिलिटी जो है इस चीज की लेना शुरू करें। और मेहताब साहब, आप ही की स्टोरी थी कि आईएमएफ के साथ भी मामला चल रहे हैं कि कम से कम जो मीडियम सैलरी स्लैब है उस पर 5% का जो टैक्स रिलीफ सैलरीड इनकम में दे दिया जाए, कॉर्पोरेट पर जो सुपर टैक्स है उसको 10 से 8% कर दिया जाए। इसके अलावा जो टैक्स सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, आईएमएफ इसरार कर रहा है कि उन्हें कम किया जाए, हुकूमत चाहती है कुछ बरकरार रखी जाए। आईएमएफ के साथ मामला कहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, जब ये नंबर्स रात को लॉक हुए हैं कोलिशन पार्टनर्स के साथ, तो आईएमएफ के साथ हुकूमत की निगोशिएशंस जारी हैं, और काफी सारे हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि काफी सारी चीजों के ऊपर आईएमएफ के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको पता है कि आईएमएफ ये सवाल पूछता है कि अगर इस माली साल के दौरान आपने 14,130 अरब रुपए का एफबीआर का टारगेट रखा, उसको डाउनवर्ड रिवाइज करके अब 13,428 है, और मुश्किल से एफबीआर 13,000 अरब रुपए के लगभग कलेक्ट करेगा, तो अगले माली साल के दौरान अगर आपने 15,268 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है, तो ये कोई तकरीबन 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा के एडिशनल आपको लेकर आने हैं। तो अगर नॉमिनल ग्रोथ को आप देखें तो एफबीआर को मजीद कुछ अगर रिलीफ भी देनी है तो उसके लिए वो जो गैप है उसको कवर करने के लिए एफबीआर को इकदाम करने पड़ेंगे। उसमें सेल्स टैक्स की एग्जम्पशंस हैं, उसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और एनफोर्समेंट भी है। इसके साथ साथ एफबीआर की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ चीजें प्रपोज की जा रही हैं, और शायद वो फाइनेंस बिल का हिस्सा भी हों, जिसमें इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को तोड़कर 3 विंग्स के अंदर जो है वो करने की बात है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि चैलेंजेस भी हैं। लेकिन सैलरीड क्लास, आपको पता है कि पाकिस्तान में सैलरीड क्लास और फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे हैव बीन बर्डन टू मच, क्योंकि पिछले चंद सालों के अंदर उनके ऊपर इतना बर्डन लाद दिया गया है कि अब उनके लिए बड़ा जरूरी है कि उनको रिलीफ दिया जाए। तो हुकूमत की कोशिश है कि सुपर टैक्स में किसी तरह से आईएमएफ को कन्विंस किया जाए, सैलरी स्लैब जो खासकर मिडिल इनकम लोग हैं उनके लिए, और हायर इनकम ब्रैकेट्स में जो फॉल कर जाते हैं उनके लिए भी रिलीफ मुहैया की जाए, क्योंकि इसके नतीजे में जो अच्छी कंपनीज हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने साथ इंटैक्ट रख सकें। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर और खासकर जो टैक्स पॉलिसी यूनिट बना है नया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में,
वो आईएमएफ के साथ निगोशिएट करके आखिरी टाइम तक ये कोशिश करेगा कि, और बजट के बाद भी मैं समझता हूं कि इन इंसेंटिव्स के ऊपर भी और टैक्स मेजर्स के ऊपर भी चीजें जो है वो बातचीत जारी रहेगी, और शायद जो बजट पेश हो और जो बजट पास हो उसमें भी फर्क हो। और मोहम्मद शहर साहब, मैं आपकी पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने बाकायदा तौर पर कमेंट किया है कि 3 साल कंसेक्यूटिव प्राइमरी सरप्लस, 8% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट होता था फिस्कल ईयर 23 में, अब 4% पर आ गया है। मगर जाहिर है इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ है, परचेजिंग पावर भी लोगों का इम्पैक्ट हुआ है। मगर आप आगे के लिए भी कॉशन कर रहे हैं कि आगे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मगर साथ साथ ऐसा ना हो कि बूम बस साइकिल में चले जाएं। आपको क्या खदशा है कि जो बजट है एक्सपेंशनरी होने जा रहा है, हालांकि आईएमएफ का प्रोग्राम है और हुकूमत सब कुछ आईएमएफ से कंसल्ट कर रही है? नहीं, मेरा खदशा नहीं है। मैंने कहा कि शायद माजी में ऐसा होता रहा है कि जब हम कुछ बेल्ट टाइटिंग कर लेते हैं और आईएमएफ के 3 में से 2 साल हो जाते हैं, तो फिर पॉलिटिकल माइलेज के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए और शोहरत के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। मगर मुझे लगता है ऐसा होने नहीं जा रहा। मगर मेरा उस स्पीच में इंडिया ये था कि शायद हुकूमत के पास अब गुंजाइश है कि पिछले साल अगर सैलरीड क्लास में नीचे तनख्वाहदार लोगों को 1 से 4% का कट दिया था, तो ये मजीद भी हो सकता है। और जो मिनिमम सैलरी है 50,000 की, वो भी बढ़ सकती है। इसी तरह सुपर टैक्स में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए 3 से 5% फिस्कल डेफिसिट एक ठीक अच्छा खासा रीजनेबल मैनेजेबल होता है। अब हम 5 से नीचे क्या हो सकता है, 4 से भी नीचे आ जाए, तो गुंजाइश है। मगर गुंजाइश का मतलब ये नहीं है कि हम पेट्रोल का जो पीडीएल है वो खत्म कर दें। गुंजाइश का मतलब ये नहीं है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेंड कर दें। गुंजाइश का मतलब ये नहीं है कि हम जो है बहुत ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दें। तो थोड़ी सी मुझे लगता है फिस्कल गुंजाइश है हुकूमत के पास, और उसको इंसेंटिव या बेनिफिट देने चाहिए। और दूसरा जहां तक आईएमएफ का है, मेरे ख्याल में अब देखें 2400-2500 आईएमएफ है, हम उसको कवर भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जब 1.5 साल गुजर जाता है 3 साल में से, तो आईएमएफ भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। और आप ये देखें कि पिछले जो 2-3 रिव्यूज थे उसमें सिवाय एक के कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लिया आईएमएफ ने अपने बोर्ड से, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है। तो अगर एक अगर टारगेट अगले रिव्यू में पूरा नहीं भी होता, तो मुझे तो लगता है कि जो हमारी सियासी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो अभी स्टैंडिंग है, उससे वो भी सपोर्ट मिल जाए। तो मुझे लगता है कि आईएमएफ शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन जो डिले हुआ है उसका रीजन ये है कि हुकूमत सुबह से शेयरिंग चाहती है, और अगर वो मिल गई तो मुझे लगता है कि ये स्लाइटली एक्सपेंशनरी बजट हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि बजट डेफिसिट अगले साल का इस साल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, जिससे हम देखेंगे कि ग्रोथ आएगी, अज्यूमिंग कि हम ईरान का मसला अगले कुछ महीनों में हल होता हुआ देखेंगे। और अमर, ज़ाहिर हुकूमत ने पहले बहुत वादे किए जब से ये हुकूमत आई है, और दावे भी किए बहुत सारे कि हम टैक्स नेट में सबको लेकर आएंगे, सिर्फ जो पहले से जिन पर बोझ है उन पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे, मगर बोझ बढ़ाते चले गए। नाउ इस दफ़ा बार बार स्कीम्स अनाउंस करने के बाद ये एक स्कीम लेकर आए हैं ट्रेडर्स के लिए। और मैं आपका तज़िया देख रहा था कि आप, हालांकि हुकूमत का इसरार ये एमनेस्टी नहीं है, मगर आप कह रहे हैं एमनेस्टी ही है। जिन्होंने पहले पॉइंट ऑफ सेल लगा लिया उनके लिए भी हुकूमत बाकायदा तौर पर पैगाम दे रही है कि उन्होंने बड़ा गलत किया, या जो पहले से टैक्स दे रहे थे उन्होंने बड़ा गलत किया, और कोई अपनी सही टर्नओवर नहीं दिखाएगा जिस पर उसको 1% टैक्स देना पड़े। आपके ख्याल में ये एक अच्छी कोशिश नहीं है टैक्स नेट में लाने के लिए ट्रेडर्स को? देखिए, आज से 2-3 साल पहले भी ये कोशिश की गई थी और वो फेल हो गई थी। मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार ट्रेडर थे जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, शायद इससे भी कम थे। और ये अब इतना डेटा आ गया है, सप्लाई चेन ऐसी कंसोलिडेट हो गई है, ये जितना भी जो स्मॉल ट्रेडर है जो भी है, ये किसी न किसी बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। पूरा डेटा आपके पास सारा मौजूद है। आप ये कहते हो कि जी मैं डेटा नहीं देख सकता, आप मुझे जो दिल में आए वो इसमें करके दे, तो ये तो सारा सा नाइंसाफी है ना। आप सैलरीड वाले को भी ये बोल दो कि जी आप ऐसा करो कि जितना मर्जी है वो उतना दे दो, 1% दे दो, बाकी अल्लाह मालिक है। तो ये तो आप जो टैक्स दे रहा है उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये इनइक्विटेबल है और ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में कि आप बोलो वॉलंटरी डिस्क्लोजर। आप सैलरी को भी करते हैं, मुझसे ही बोलते हैं, सोहेल भाई से ही बोलते हैं कि जी आप सब लोग ऐसा करें, वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर दें, हम सब 10-10 हज़ार रुपए दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज हो जाती है। ये जब डेटा मौजूद है, जब आप उसकी असेसमेंट बहुत क्लियरली कर सकते हो, शायद मतलब इतने फिनटेक टेक्नोलॉजी और दुनिया जहां की चीज़, अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है, आप एग्जैक्टली देख सकते हो कौन सी दुकान से कितने की आइटम बिक रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी असेसमेंट कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये सरासर नाअहली है या आपकी विल ही नहीं है ये काम करने की।
असेसमेंट सारी हो सकती है, आज से 10 साल पहले ये काम नहीं हो सकता, अब हो सकता है। मगर आप सुपर टैक्स सब पे लगाया हुआ है, जो कॉर्पोरेट काम कर रहा है, जो फॉर्मली काम कर रहा है, उस पर 40 से 45% का इफेक्टिव टैक्स रेट है। जो इनफॉर्मली काम कर रहा है वो खुश है, उससे आप कह रहे हो यार जो तुम्हारा दिल चाहे दे दो। तो ये तो मतलब इक्विटेबल नहीं है। जो टैक्स देता है वो कहता है कि यार ये मतलब व्हाई एम आई इवन पेइंग दिस, बेहतर ये है कि वो यही वाला काम शुरू कर दे, टैक्स की कोई काम ही नहीं करे, वैल्यू एडेड। तो आप समझते हैं मार के अगर हुकूमत में फिर कैपेसिटी का मसला या विल का मसला कि ये काम नहीं किया हुकूमत ने? ये दिस इज अ विल इशू, ये सिर्फ और सिर्फ विल का इशू है, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, जो भी छोटी सी दुकान भी होती है उसमें 80% माल जो होता है वो फॉर्मल इंडस्ट्री से आता है, या जो बड़े बड़े नाम है वही सप्लाई करते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है उनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कौन सी दुकान पे कितना जा रहा है, डाउन टू द लास्ट आइसक्रीम आपको ये पता होता है। तो आपको पता है इस जगह से कितनी सेल हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको जो है वर्क बैक कर सकते हो। ये सारा डेटा मौजूद है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको नया करना पड़े। अगर नहीं करना चाह रहे तो ये विल का इशू है, कैपेसिटी का बिल्कुल इशू नहीं। मेहता बेदा साहब, आप ज़ाहिर इस्लामाबाद में करीब से सारे मामला देखते हैं। एफबीआर ने बड़े बड़े दावे किए, हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद टैक्स शॉर्टफॉल अलग है, मगर अपने जो टैक्स नेट उसको वाइडन ना करना, ताजी दोस्त स्कीम का बार बार नाकाम होना, दावों का पर अमल दरामद ना होना और फिर एक और स्कीम ले आना, ये क्या मसला है? कैपेसिटी का इशू है या फिर जैसे हमारे कह रहे हैं कि विल का मसला है, कैपेसिटी है, करना चाहे कर सकते हैं? देखिए, पिछले कोई 25 से 30 साल के अंदर कोई 1 दर्जन से जायद स्कीम्स एफबीआर लेकर आया है, जो कि सेल्स टैक्स के हवाले से भी थी और इनकम टैक्स के हवाले से भी थी। और हर स्कीम में मकसद ये था कि छोटे ताजरों को, जिनकी तादाद मिलियंस में है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, 90s में एफबीआर के लोग बताते हैं कि वो जब नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर भी थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो टैक्स नेट के अंदर आ रहे थे, लेकिन इन डिस्टॉर्शंस ने और इन फिक्स टीम्स ने उनको इस बात पे लाके खड़ा कर दिया है कि उन्होंने हुकूमत के साथ वादे तो करने हैं लेकिन प्रैक्टिकली टैक्स नेट के अंदर नहीं आना। अब एक नई स्कीम हुकूमत लेकर आई है जिसको अनाउंस कर दिया है, फाइनेंस बिल का हिस्सा जो है वो बना दिया जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे ये लगता है कि हुकूमत की विल का इशू है ये, चूंकि देखें, आप अगर टैक्स सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे तो डिस्टॉर्शन के नतीजे में कभी भी टैक्स नेट जो है वो ब्रॉडन नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जरूरत है। फॉर टाइम बीइंग इन्होंने एक डिसीजन ले ली है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इसमें कामयाब होंगे। ये एक डिस्टॉर्शन है और ये डिस्टॉर्शन छोटे ताजरों को खुश करने के लिए। इस तरह की माजी में मुतअद्दिद स्कीम्स आई, वो नाकाम हुई। ये टाइम गेन करते हैं लेकिन टैक्स नेट में ये नहीं आना चाहते। एक दफा फिर आप इंसेंटिव दे के देख लें, लेकिन ये साथ साथ डिस्करेज करता है। मसलन वाई मैं ईमानदारी से जो है वो अपना टैक्स दूं, ये नहीं है कि मैं सैलरी क्लास से हूं तो जो है मैं बड़ा कमाल है कि मैं टैक्स देता हूं, मेरा टैक्स डिडक्शन हो जाती है। हुकूमत के पास ये सारा डेटा मौजूद है। कैपेसिटी का इशू नहीं है, बिल का इशू। मोहम्मद सैयद साहब, आप बताइएगा, इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो रिफॉर्म्स हुकूमत को करने थे, जिसके वादे भी किए थे टैक्स नेट को डाइवर्सिफाई करने के, हुकूमत उसमें अभी तक नाकाम हुई है? टैक्स टू जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर्स में जाहिर है ग्रोथ नजर आती है, टैक्स टू जीडीपी के नंबर्स को देखें तो अभी तक दावों के बरक सूरत हाल नजर आती है। देखिए, अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि प्रोग्रेस हुई है, बट शायद उतनी तेजी से नहीं हुई या उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं हुई। तो देखें, जिस मुल्क में भी अगर 3 साल में टैक्स दुगना हो जाए और टैक्स टू जीडीपी 9% से 11.5% हो जाए तो ठीक है। मतलब एक कड़वा घूम तो किया गया, वो अलग बात है कि उसका बोझ सिर्फ 2-3 सेक्टर पे गया है। कम से कम हमने ऐसा माजी में होता हुआ नहीं देखा। और बहुत सारी चीजें अभी डिजिटाइज हो गई हैं और टैक्स को अवॉइड करना हर लेवल पे, आई थिंक रिटेल लेवल पर भी और सैलरी क्लास के लिए भी और दूसरे लेवल पर भी अब इतना आसान नहीं रहा है। अगर जो भी टैक्स रिटर्न अपना भरता है वो सिर्फ अपना आईआरएस खोल के देख ले तो उसको सारी चीजें, उसकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलिंग, सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अब आई थिंक कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है जिसकी वजह से जीडीपी, जिसकी वजह से टैक्स जो जीडीपी में बेहतरी आई है, मगर और भी बेहतरी की गुंजाइश है। एक दो और भी सेक्टर हैं जिसका हम पिछले 20-25 साल से कहते थे कि वहां भी चोरी होती है, बट हमने पिछले कुछ सालों में बेहतरी देखी है। जैसे सीमेंट में हमें इतलाक थी कि वहां पे टैक्स की चोरी होती है, मगर वहां डिजिटाइजेशन से बेहतरी हुई है। पहली दफा मेरे ख्याल में जो
टोबैको कंपनीज हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इलिसिट सिगरेट पे हुकूमत ने कुछ मेजर लिए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये कहना कि रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं ये भी गलत है, और ये कहना कि बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी गलत हुए हैं। कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं मगर मजीद सख्ती की और मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि जो सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में उसके हिसाब से टैक्स दे, और टैक्स का निजाम भी इक्विटेबल होना चाहिए कि सबका टैक्स बराबर होना चाहिए। और अमर, आप बताइएगा, हुकूमत के पास इतनी स्पेस आपको दिखती है कि कम से कम जो सैलरीड क्लास है जिस पर इतना बोझ डाला गया, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है जो बार बार कहता है कि जी इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे होगी अगर आप इतने सारे टैक्सेस लेंगे और टैक्स के ऊपर सुपर टैक्स भी लेंगे, कि वहां पर एक गुंजाइश है कि आईएमएफ को मनाकर हुकूमत रियायत दे सके? देखिए, बात आईएमएफ को मनाने की भी नहीं है। आईएमएफ ने कभी मना नहीं किया आपको टैक्स कम करने के लिए। आईएमएफ ने आपसे बोला है कि जी जो आपका खसारा जो है वो उसको आप कम करें, रेवेन्यू अपना बढ़ाएं। आपको ब्रॉडन करने की जरूरत है। हम हमेशा आईएमएफ को ब्लेम करते हैं कि जी आईएमएफ ने हमने मना किया। आईएमएफ ने बिल्कुल हमें मना नहीं करा है। हम टैक्स को ब्रॉडन नहीं करते, कहते हैं यही लोग हैं, हम इनसे टैक्स ले सकते हैं, वैसा करो, इसमें थोड़ी गुंजाइश दे दो। मतलब ये तो बात ही गलत है ना करने के। आप इस तरह किसी से आर्ग्यू करोगे, बोलेगा यार ऐसे तो ना करने वाली बात है। बेसिकली आप अगर ये जो सूबों से अगर आप क्लॉ बैक करते हो कुछ पैसा, दैट नीड्स टू बेनिफिट सैलरी टैक्स पेयर एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, क्योंकि साफ सी बात है जो लोग हैं जो कि सैलरी टैक्स दे रहे हैं वो उन सूबों में ही रहते हैं, उन्हीं का इसमें फायदा होगा, सूबों का ही इसमें फायदा होगा। इसी तरह जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स भी जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं सूबों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर 40-45% का इफेक्टिव टैक्स रेट हो तो क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक बहुत आसान सी चीज है, एक 2-3 मरतबा इसमें बात हो चुकी। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है कि जी आप जो सुपर टैक्स में दे सकते हैं वही अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो सडनली आप ये देखेंगे कि हुकूमत भी जो है इन्वेस्टमेंट को उसको स्टार्ट करने में फायदा हो जाएगा और कंपनीज भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी। मगर अगर यही डेडलॉक चलता रहेगा कि ना सूबे बोलेंगे कि हम पैसा खर्च कम कर सकते हैं, ना सरकार फेडरेशन बोलेगी कि जी हम जो है कम नहीं कर सकते, तो उससे ना सूबों में इन्वेस्टमेंट होगी ना फेडरेशन में इन्वेस्टमेंट होगी, और जो एक्चुअल जो लोग हैं काम करने वाले, टैक्स करने वाले, वो उसमें फंसे रहेंगे। सो आई थिंक एक प्रो ग्रोथ पॉलिसी के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट इन टैक्स रेट्स पे अब नहीं हो सकती चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें।